हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर। तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बैंकिंग वाला पार्ट इसका पूरे का पूरा करवा चुकी हूँ एंड आज हम करने वाले इंश्योरेंस वाला पार्ट इसका। तो मैं आज तुम्हें बताऊंगी इंश्योरेंस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं एंड हमारी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन सी होती है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एंड जो इंश्योरेंस का चैप्टर है बेटा, इंश्योरेंस का टॉपिक है, ये पूरा ही टॉपिक इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बच्चों को जल्दी याद नहीं हो पाते, तो इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं इंश्योरेंस क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी who takes the responsibility of the risk of the other party in exchange of some fixed amount which is called as premium। देखो क्या होता है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होता है मैं डिटेल में तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, तो देखो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एक होती है पार्टी जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर और दूसरी होती है पार्टी जिसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। ये जो इंश्योर्ड है ये है कस्टमर और ये जो इंश्योरर है ये होती है हमारी कंपनी। ये जो इंश्योरर है ये बेचारा बहुत दुखी है कि कभी भी मेरे सामान को आग लग सकती है, मेरा सामान चोरी हो सकता है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, फिर तो मैं 2 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीदूं, मैं 50 लाख की गाड़ी क्यों खरीदूं, मेरी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा तो कभी भी नुकसान हो सकता है। तो इस इंसान को बहुत ज्यादा रिस्क है कि इसके साथ ना लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये सोचता है, ये सारा दिन ना सोच में मर जाता था, ये बेचारा काम भी नहीं कर पा रहा है, ये बेचारा खाना नहीं खा पा रहा है, ये बेचारा लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है, ये सोच सोच के कि इसके साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आई है कंपनी। ये कहती है तो एक काम कर मुझे रेगुलरली पेमेंट कर। जैसे कि होता है ना लोन पे, जैसे तुम इंटरेस्ट पे करते हो ना, रेगुलरली ब्याज देते हो ना रेगुलर एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में, ये कहता है तो वैसे ही मुझे रेगुलर पेमेंट कर। उस रेगुलर पेमेंट के बदले में मैं तुझे एक प्रॉमिस करता हूँ, कल को तुझे कुछ भी हुआ मैं तेरा सारा पैसा तेरे को वापस करूंगा। तो मुझे रेगुलरली हर महीने फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 पेमेंट करता रहे, लेकिन बदले में कल को जब भी तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी 50 लाख की है, तुझे 50 लाख रुपए मैं दूंगा अपनी जेब से, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये खुश हो गया, ये कहता कोई नहीं तू मेरे से ले ले भाई, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है ये सोच सोच के कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे तो रातों की नींद उड़ी हुई। तो ये कहता कोई नहीं तू मेरे से पैसा ले ले पर तू मुझे खुशी दे दे, मुझे ये प्रॉमिस दे दे कि हाँ मैं सिक्योर्ड हूं। तो इसने क्या किया, पैसा ले लिया, बदले में इसको सिक्योरिटी दे दी, इसका रिस्क जो है वो अपने सिर पे ले लिया कि कल को इसको कुछ भी हुआ तो ये पैसे देगा। तो इंश्योरर क्या कर रहे हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इंश्योर्ड क्या कर रहा है, लगातार रेगुलरली इंश्योर्ड क्या कर रहा है, रेगुलर पेमेंट कर रहा है इंश्योरर को। रेगुलर पेमेंट ये आपकी हर महीने हो सकती है, हर 6 महीने में हो सकती है, हर साल हो सकती है, रेगुलर पेमेंट इसको करनी पड़ेगी। इस रेगुलर पेमेंट का नाम क्या होता है, प्रीमियम। इंश्योरेंस का तुम्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रीमियम ऐसे नहीं कि सारी उम्र करते रहोगे, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल तक पे करना है, 6 साल तक, 10 साल तक पे करना है। ठीक है, अच्छा बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ये जो इंश्योरर है ये क्या करेगा बदले में, इस इंश्योर्ड को क्या देगा, इंश्योरेंस का क्लेम देगा। कब देगा, व्हेन द रिस्क, या फिर जो भी घटना है जब वो घटित हो जाती है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जब आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जब वो प्रॉब्लम हो जाती है तब ये क्या देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। तो जब तक वो प्रॉब्लम नहीं हो रही तब तक इसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जब वो प्रॉब्लम हो गई, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा सामान चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, उस दिन ये आएगा और बोलेगा ले भाई तेरा सारा पैसा मैं तेरे को देता हूं। तो यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स है, इंश्योर्ड वो इंसान होता है, वो कस्टमर होता है जिसका रिस्क को इंश्योर किया जा रहा है। इंश्योरर वो कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर इसके रिस्क को इंश्योर करवा रही हैं। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट उसको बोला जाता है। ये लगातार जो पेमेंट कर रहा है उसको प्रीमियम बोला जाता है, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोला जाता है। बदले में जब रिस्क वाली जो चीज हो जाएगी तो इसको क्या मिलेगा, इसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो ये प्रीमियम ले रहा है और इसको क्लेम मिलेगा। ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इंश्योर्ड कौन, इंश्योरर कौन, इंश्योरेंस कंपनी कौन है,
इंश्योरर, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम, क्लेम, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। तो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि दूसरे के रिस्क को वो जो है अपने सिर पे ले लेगी एक प्रीमियम के बदले में। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मेरा क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तुम ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। ये कहता है मैं लगातार पैसे दूंगा, ये कहता है कि मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, मैं तेरे को अगर कभी भी तेरा नुकसान हुआ तो मैं तेरे को बदले में जो है तेरा सारा लॉस भरपाई करके दूंगा। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी ये सोच के, पर ये इसके प्रॉमिस से खुश हो गया कि अरे ठीक है ना, मेरे तो रिस्क ये ले लेगा। अगर ये इस पे भरोसा ही ना करे तो ये कह रहे मुझे भरोसा ही नहीं है तेरे पे, ये कह रहे मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अटमोस्ट गुड फेथ दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एक दूसरे को भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे लगातार प्रीमियम देगा, ये मुझे क्लेम देगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जो है भरोसा करे। दूसरी चीज, सिर्फ भरोसा करना नहीं है, भरोसा दूसरे वाले का लेना भी है, उसके ऊपर खरा भी उतरना है। तुम भरोसा कर रहे हो कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तुम खुद बहुत झूठे हो, तुम खुद हर चीज झूठ बता रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें दूसरे पे भरोसा करना भी है पर खुद को भी इस लायक बनाना है कि दूसरा भी तुम पे भरोसा करे, यानी कि तुम्हें हर चीज सच सच बतानी है और ये भरोसा करना है कि दूसरे ने भी हर चीज सच सच बताई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ माने तो भरोसा करो। नो मटीरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टीज टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अटमोस्ट गुड फेथ यानी खुद भी भरोसा करो दूसरे पे और खुद को इस लायक भी बनाओ कि दूसरा बंदा भी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सके। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये बंदा कहता है कि यार मेरा ना एक घर है, ठीक है, मुझे मेरे इस घर की इंश्योरेंस करवानी है। क्यों? क्योंकि मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है भैया, अगर मेरे घर को किस दिन आग लग गई मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ये मेरा घर है तो मुझे अपने घर की इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है। वो बेचारी कंपनी बोलती है ठीक है तेरा घर है मैं इंश्योरेंस कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये था बहुत बुरा, ये था बहुत छल कपटे वाला। इसने एक्चुअल में अपने घर की इंश्योरेंस नहीं करवाई, इसने अपने पड़ोसी के घर की इंश्योरेंस करवा ली। क्यों? क्योंकि इसको लगा मेरा घर तो नहीं जलने दूंगा, पड़ोसी का घर जला देता हूँ, पड़ोसी का घर जला देता हूँ। इंश्योरेंस करवा ली है, इंश्योरेंस का क्लेम तो मिल ही जाएगा जब पड़ोसी का घर जलेगा। घर जला उसका, क्लेम मिला मुझे, तो मेरी तो चांदी चांदी हो गई ना, फिर तो जाओ किसी का भी इंश्योरेंस करवा लो, किसी का भी क्लेम ले लो। ऐसा नहीं होता, तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम जिस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो अगर उस चीज को कुछ भी नुकसान हुआ तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस होगा। तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा? You have to prove this with documents कि तुम खुद उस चीज के ओनर हो और अगर उस चीज का कुछ भी रिस्क हुआ, अगर उस चीज को कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें बहुत मोटा या अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर तुम्हें किसी चीज के बर्बाद होने से फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा, तुम्हें उस चीज में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसकी इंश्योरेंस नहीं करा सकते, करवा भी ली तुम उसका क्लेम कभी नहीं ले पाओगे। तो तुम्हें क्या प्रूव करना जरूरी है? दैट यू हैव इंश्योरेबल interest in that particular cheese. It means there must be such a relationship between the insured कौन था? वो बेचारा कस्टमर जो इंश्योरेंस ले रहा है, एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, वो किस चीज की इंश्योरेंस ले रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इंश्योर्ड इंश्योरेंस ले रहा है, वो जिस चीज की इंश्योरेंस ले रहा है उसको बोल रहे हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। दैट द इंश्योर्ड स्टैंड्स टू बेनिफिट बाय इट्स सेफ्टी एंड टू लूज बाय इट्स लॉस। कहता है कि अगर वो सेफ है तो तुम्हें बेनिफिट होना चाहिए और अगर वो लॉस हो गया तो तुम्हें भी उसका लॉस होना चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, उस चीज के लॉस होने पे, उसके खराब होने पे तुम्हें फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। सिर्फ उसी हालत में तुम प्रूव कर पाओगे कि तुम्हारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसी हालत में तुम इंश्योरेंस ले पाओगे, उसी हालत में तुम क्लेम ले पाओगे। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाए कि तुम्हें लॉस हो रहा है उसके, है ना, उस पर्टिकुलर चीज के खराब होने से, तो तुम्हें इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। अगली चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है 50 लाख रुपए का, ठीक है, तो तुम्हें 50 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। मान लो तुमने इंश्योरेंस ले रखी थी 50 लाख रुपए की, तुम्हारा लॉस हुआ है सिर्फ 30 लाख रुपए का, तो
तो तुम क्या बोलोगे, भाई मैंने तो 50 की इंश्योरेंस लिया है, 50 का क्लेम लूंगा? नहीं, जब नुकसान ही 30 का हुआ है तो तुम्हें क्लेम भी 30 लाख का मिलेगा। मान लो तुमने इंश्योरेंस ली थी 50 लाख रुपए की, तुम्हारा नुकसान हो गया 90 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस 50 लाख का तुम्हें क्लेम दे देगी, उससे ज्यादा का नहीं देगी। तुमने जितने की इंश्योरेंस करवाई है और कितने का लॉस हुआ है वो चेक करा जाएगा। तुमने इंश्योरेंस करवाई है 50 की, नुकसान हुआ सिर्फ 10 का, क्लेम मिलेगा सिर्फ 10 का। मतलब कि जितना भी तुम्हें नुकसान हुआ है, ठीक है, उतना ही तुम्हें क्लेम मिलेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि अब तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा इसमें से भी, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें जितने का नुकसान हुआ है उतने का ही तुम्हें क्लेम मिलेगा, उससे 1 पैसे का ज्यादा भी तुम्हें क्लेम नहीं मिल सकता। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो कस्टमर है जिसने इंश्योरेंस लिया है, कैन गेट ओनली द कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस, ही कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उसका 50 लाख का नुकसान हुआ है, उसको 50 ही मिलेंगे, उसको 50 लाख 1,000 रुपए भी नहीं मिल सकते, वो 1 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकता रीसेल करके किसी भी तरीके से, ठीक है। ये होता है इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज देखो क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है ये तेरा घर है, तेरा घर फायर से भी खराब हो सकता है, तेरे घर को अर्थक्वेक से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तेरे घर को फ्लड से भी दिक्कत हो सकती है, तेरे घर को किसी और चीज से भी दिक्कत हो सकती है। तुझे इंश्योरेंस किस चीज का चाहिए? फ्लड का चाहिए, अर्थक्वेक का चाहिए, फायर का चाहिए, किस चीज का चाहिए? ये तुम्हारी कार है, ठीक है, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तुम्हारी कार में आग भी लग सकती है, तुम्हारी कार चोरी भी हो सकती है, तुम्हारी कार में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इंश्योरेंस किस चीज का चाहिए? मान लो गाड़ी में लगी थी, तुमने इंश्योरेंस ली थी फायर की, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, क्या तुम्हें इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमने गाड़ी का लिया था एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, गाड़ी में लग गई आग, गाड़ी हो गई चोरी, 1 पैसे का भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो जिस चीज का इंश्योरेंस लिया है वही रीजन होना चाहिए लॉस का। अगर तुम बोलो मैंने इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट का लिया था पर गाड़ी का लॉस हुआ है फायर से, तुम्हें नहीं मिलेगा पैसा, एंड यू हैव टू प्रूव इट टू द इंश्योरेंस कंपनी कि एक्सीडेंट ही हुआ था। अच्छा, अगर पहले एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से फायर लग गई, फिर तो कंपनी चेक करेगी कि पहले एक्सीडेंट हुआ था कि पहले फायर हुई थी। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डिवाइडर से टकराई, उसके बाद आग लग गई, या पहले ही चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, उसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराई, तो कंपनी चेक करेगी कि पहले आग लगी कि पहले एक्सीडेंट हुआ, और जो भी चीज पहले हुई होगी उसके साथ मैच करके देखेगी। अच्छा, पहले आग लगी थी, क्या आग का इंश्योरेंस है? नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं मिलेगी इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, पहले डिवाइडर से टकराई फिर आग लगी, मतलब पहले एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस भी एक्सीडेंट का ही है, तो इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। तो जिस चीज का तुमने इंश्योरेंस लिया है उसी चीज से तुम्हारा लॉस होना चाहिए। एंड अगर 2-3 कॉजेस हैं, जैसे पहले एक्सीडेंट हुआ फिर फायर लगी, तो उसमें से चेक करा जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है लॉस का, और उससे मैच करके देखा जाएगा क्या उस रीजन की, उस कॉज की तुमने इंश्योरेंस ली है या नहीं ली है। सो व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेस, जैसे आग और एक्सीडेंट, द प्रॉक्सिमेट कॉज, that is the direct, the most dominant, most effective cause of the loss should be taken into consideration. The company is not liable for the remote cause, ठीक है। तो जो भी सबसे मेन कॉज है, अगर तुमने उसका इंश्योरेंस लिया है तभी क्लेम मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि मान लो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी गाड़ी के 2 पार्ट्स खराब हो गए, इन 2 पार्ट्स के ऊपर खर्चा आया तुम्हारा 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी कि देख भाई, तूने क्योंकि तूने इंश्योरेंस ले रखी है तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, पर 2 लाख रुपए के बदले में वो जो तेरी गाड़ी के दोनों पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स तेरी गाड़ी के मैं उठा के ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम तो ये भी कर सकते हो ना कि 2 लाख की इंश्योरेंस भी ले ली, और इंश्योरेंस लेने के बाद वो जो 2 पार्ट्स थे उनको भी रीसेल कर दिया, उनको रीसेल करके भी तुमने 20,000 रुपए कमा लिए, ये तो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है कि तुम्हें तो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो 2 पार्ट्स बचे हैं गाड़ी के वो कंपनी उठा के ले जाएगी, और कंपनी बदले में जो तुम्हारे नुकसान थे उस नुकसान की भरपाई कर देगी, और जो भी डैमेज पार्ट्स है वो ले जाएगी, सो दैट कंपनी उनको बेचे सेकेंड हैंड को, और उससे कुछ तो अपनी भरपाई कर सके, कुछ तो पैसा निकाल सके। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है, इट मींस दैट इफ द इंश्योर्ड कॉम्पनसेट, इफ द इंश्योरर
compensate the insured person then all the rights related to the subject matter क्या थे, ये दो पार्ट्स है ना of the insurance gets transferred to the insurer। कहते हैं अगर इंश्योरर ने तेरे को 2 लाख का क्लेम दे दिया ना तो बेटा जी ये जो दो पार्ट्स, ये जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, इसके रिलेटेड सारे राइट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। तो अपना 2 लाख रुपए रख, खुश रहे, ठीक है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बोलता है कि अगर ए बी सी तुमने 3 कंपनी से एक ही गाड़ी की इंश्योरेंस ले रखी है, ठीक है, उस गाड़ी का हो गया नुकसान। मान लो तुमने 20 लाख की यहां से ली थी और 20 लाख की यहां से ली थी इंश्योरेंस और 20 की यहां से ली थी। अगर गाड़ी का टोटल नुकसान हुआ है 20 लाख रुपए का तो तुम नहीं बोलोगे इसको भी बोलो 20 लाख रुपए दे, इसको भी बोलो, इसको भी बोलो, तुम्हारे पास तो टोटल 20, 40, 60 लाख रुपीज हो जाएंगे। गलत हो गया ना। तो ऐसे इस केस में क्या होगा, चाहे तुम एक गाड़ी की 3 जगह से इंश्योरेंस करा लो, तुम्हें टोटल क्लेम 20 लाख का मिलेगा, उससे ज्यादा का क्लेम तुम्हें टोटल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि 1 पैसे का भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं कमाना। तो होगा क्या ऐसे केस में, ये तीनों कंपनीज आपस में 20 लाख के क्लेम को डिवाइड करेंगी, मतलब ये तीनों डिवाइड करके 1/3 देंगी तुम्हें, ठीक है, पर तुम्हें टोटल 20 लाख रुपए ही मिलेगा, तुम्हें उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम एक चीज के 3 जगह से इंश्योरेंस क्यों ना करवा लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना कि 3 जगह से इंश्योरेंस करवाई, 20 का नुकसान हुआ, तीनों से 20-20 लाख मांगने लग गए, ऐसा कर ही नहीं सकते तुम। तुम्हें टोटल 20 लाख मिलेगा और वो जो 20 लाख का नुकसान है वो ये तीनों मिलके भरेंगे, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 30 लाख का नुकसान हुआ होता तो 10 लाख ये देता, 10 लाख ये देता, 10 लाख ये देता, ठीक है। लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है, मान लो तुमने अपने घर की फायर इंश्योरेंस करवा रखी थी, तुम्हारे घर में लग गई आग, तुम ऐसे खड़े होके देख रहे हो, आग लगने दो, जलने दो, कोई बात नहीं, मेरी तो है इंश्योरेंस, कोई नहीं, मेरे को तो पूरा क्लेम मिलेगा, मैंने फायर इंश्योरेंस ली थी, फायर से ही मेरा घर जल रहा है, जलने दो, मेरे को तो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं करना। अगर कंपनी ने पकड़ लिया ना ऐसा करते हुए, कंपनी 1 पैसे का क्लेम भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कंपनी बोलेगी देख भाई, नुकसान तेरा हो या मेरा हो, क्लेम तू दे या मैं दूं, नुकसान तो हो रहा है ना, पैसा तो जा रहा है ना, घर का नुकसान तो हो रहा है ना, आग तो लग रही है ना, तो गलत है। तो खड़े होके तमाशा नहीं देख सकता भाई। फिर चाहे तुझे क्लेम लेना है, तुझे तमाशा नहीं देखना, तुझे हर पॉसिबल कोशिश करनी है उस घर को जलने से बचाने की। तुझे हर पॉसिबल कोशिश करनी है अपने घर को जलने से बचाने की। हर एक तरीका अपनाना है अपने लॉस को मिनिमाइज करने का। मान लो 50 लाख का घर था और तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो सारा ही जल गया, तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। पर अगर 50 लाख का घर था, तुमने उस पर पानी डाला, टाइमली एक्शन ले लिया और तुमने उसमें से 20 लाख रुपए का भी सामान बचा लिया, तो तुम्हें इंश्योरेंस का जो क्लेम है बचे हुए 30 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरर इवन इफ इट इज इंश्योर्ड। अगर तुमने अपने घर को इंश्योर करवा भी लिया है, फिर भी उसके नुकसान होने पे हर पॉसिबल कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। हो गई बात खत्म। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पे, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे लिए। एंड तुम लोग समझते हो इसका मतलब क्या हुआ लाइफ इंश्योरेंस का, कि किसी ने अपनी जिंदगी के ऊपर इंश्योरेंस लिया है कि अगर कल को उस इंसान की डेथ हो जाती है तो उस इंसान की जो आगे फैमिली है उसको ऐसे दर दर भटकना ना पड़े कि भाई हमारा तो मतलब एक ही इंसान था घर में कमाने वाला, वो उसकी भी डेथ हो गई, अब हम कहाँ से पैसा लेके आए। तो ऐसा नहीं होगा। उस इंसान की अगर डेथ हो जाती है, उसके डेथ होने के बाद इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसकी फैमिली को मिल जाए, ताकि उसकी फैमिली उसके पीछे से खुशी खुशी जी सके। ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, कि कोई अपनी जिंदगी का ही इंश्योरेंस ले ले, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर in consideration of a certain premium either in lump sum or by other periodical payments agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit policy is taken the assured sum of money on the happening of an event or contingent to the human life or at the expiry of a period। बहुत लंबी डेफिनेशन है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, इंश्योरर का मतलब समझते हो ना, वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस दी है, ठीक है। मान लो ये कौन है इंश्योरेंस कंपनी, कौन है? LIC। तो कहते हैं कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, LIC जो कंपनी है, LIC कंपनी वादा करती है, कुछ वादा कर रही है, LIC कुछ वादा कर रही है, ठीक है। क्यों कर रही है वादा? LIC वादा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। या तो वो पैसा एक ही बारी में पूरा मिलेगा, या वो टाइम टू टाइम
पेमेंट्स करता रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स करता रहेगा। तो LIC को कोई पैसा दे रहा है, वो पैसा या तो वन टाइम में लंपसम दे रहा है या फिर वो पैसा उसको दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। वो पैसा उसको या तो दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। ये इस पैसे के बदले में वादा करती है। क्या वादा करती है? ये वादा करती है कि मैं एक अश्योर्ड इंसान को पेमेंट करूंगी। अश्योर्ड कौन है? यहां पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योर्ड इंसान होता है ना, जो कस्टमर होता है, उसको इंश्योर्ड नहीं अश्योर्ड बोला जाता है, ठीक है। इंश्योरर को तो इंश्योरर ही बोला जाता है, पर इंश्योर्ड को अश्योर्ड बोला जाता है। तो LIC इस पैसे के बदले में वादा करती है कि मैं अश्योर्ड को पेमेंट करूंगी, अश्योर्ड इंसान को पेमेंट करूंगी, ठीक है। या तो इसको पेमेंट करूंगी या फिर किसी और को पेमेंट करूंगी। किसी और को पेमेंट क्यों करेगी भैया? किसी और को पेमेंट इसलिए करेगी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है और इसकी डेथ हो सकती है, और अगर इसकी डेथ हो गई तो ये तो पैसे लेने नहीं आएगा ऊपर से स्वर्ग से उतर के। पैसा किसको मिलेगा? फैमिली को। तो ये कहता है कि मैं पैसे के बदले में लंपसम या पीरियोडिकल पेमेंट्स के बदले में LIC वादा करती है या तो वो अश्योर्ड को पेमेंट दे देगी या वो उसको पेमेंट दे देगी जिसके बेनिफिट के लिए ये पॉलिसी ली गई है, यानी या तो फिर वो फैमिली को पेमेंट कर देगी, ठीक है। पेमेंट कर देगी एक सम ऑफ मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट क्लेम का वो पेमेंट करेगी। कब करेगी पेमेंट? दो केसेस में करेगी पेमेंट। या तो कुछ ऐसा हो जाए जो इसकी जिंदगी के ऊपर खतरा है, यानी या तो इसकी जब डेथ हो जाएगी, ठीक है। देखो, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट कंटिंजेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, या तो इस ह्यूमन की बेचारे की लाइफ चली जाए तब करेगी पेमेंट, या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस में ये भी ऑप्शन होता है, या तो तुम 70 साल से पहले अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो 70 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को पेमेंट मिल जाएगी। अगर ये बेचारा 70 साल तक जी लिया तो इसको खुद को सारे क्लेम की पेमेंट मिल जाएगी। यानी कि अब तुमने गाड़ी का अगर इंश्योरेंस लिया, पक्का थोड़ी है एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, पर लाइफ इंश्योरेंस में 100% पक्का है तुम्हें क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। अगर डेथ हो गई तो फैमिली को क्लेम मिलेगा, अगर डेथ नहीं हुई तो तुम्हारे खुद को वापस मिल जाएगा एक सर्टेन एज के बाद। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी इंश्योरेंस लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि उनको पता होता है या तो फैमिली को मिलेगा, या अगर मैं 60 साल तक खुद जी लिया तो मेरे को खुद को एक पेंशन की तरह एक पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो इंश्योरर है वो लंपसम या पीरियोडिकल पेमेंट्स के बदले में अग्री करता है कि वो या तो अश्योरर को पैसा, अश्योर्ड को पैसा देगा, या वो उसको पैसा देगा, उस फैमिली को पैसा देगा जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली गई है। पैसा क्या देगा? एक अश्योर्ड सम ऑफ मनी देगा। कब देगा? जब या तो उस ह्यूमन की बेचारे की लाइफ चली जाएगी या फिर एक एक्सपायरी हो जाएगी एक सर्टेन टाइम पीरियड की। ये है सिंपल भाषा में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा में बोला जाए तो सेम वही है। फर्क क्या है? इंश्योरेंस कंपनी को तो इंश्योरर ही बोला जा रहा है, पर जो इंश्योर्ड है उसको अश्योर्ड बोला जा रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज, इसमें पैसे या तो अश्योर्ड को मिलेंगे या उसकी फैमिली को, उसको मिलेंगे जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली गई है। तीसरी चीज, इसमें पैसा कम क्लेम मिलना लाजमी है, 100% है, क्लेम मिलके ही रहेगा। दो केसेस में मिलेगा, या तो इसकी डेथ हो गई या फिर ये एक सर्टेन एज का हो गया, एक सर्टेन टाइम पीरियड की एक्सपायरी हो गई, तो इसमें क्लेम का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या मेन एलिमेंट्स है? इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे देश की सरकार जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखती है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे भी लागू होती हैं, ठीक है। काफी सारी TNC होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलने के लिए, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इस पे भी लागू होती है, बस तुम इतना समझ लो, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है इस पे लागू होता है कि कंपनी भी सच बोल रही है, ये बंदा भी सच बोल रहा है। मान लो इस इंसान को कैंसर है और इसको पता है कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी तो चांदी चांदी हो गई, ये जाए इंश्योरेंस ले ले, 1 साल के बाद इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी तो फैमिली को पैसा ही पैसा मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसको सच सच बताना पड़ेगा कि मेरे को कैंसर है, मैं 1 साल के अंदर इसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अगर इसने बता दिया कि इसको कैंसर है तो कोई इसके इंश्योरेंस नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी को पता है भाई 1 साल के अंदर क्लेम देना है, मैं तो नहीं करती, ठीक है ना। और अगर इसने झूठ बोला और कंपनी को पता चल गया इसने झूठ बोला था, तब भी पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको सच सच बताना पड़ेगा। अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल तो फॉलो होगा। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ इंश्योर्ड। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने रैंडम किसी भी चलते राह चलते इंसान की लाइफ इंश्योरेंस ले ली, उसको मार दिया,
और बोला ले भाई इसकी तो डेथ हो गई, ला पैसे दे, ऐसा नहीं है। तुम या तो अपनी खुद की इंश्योरेंस ले सकते हो, अपनी पत्नी अपने बच्चों की, मतलब किसी ऐसे इंसान की लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो जो तुमसे कनेक्टेड है। अदरवाइज और किसी की ऐसे तुम लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। अपनी फैमिली, मेजरली अपने ब्लड रिलेटिव्स की ही तुम इंश्योरेंस ले सकते हो और किसी की नहीं ले पाते हो तुम, ठीक है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या बोलता है, तुम्हें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तुम्हें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पर अगर तुम्हें 50 लाख का नुकसान हुआ है, तुम्हें 50 का 50 वापस मिलेगा। यानी तुम्हारा बिफोर और तुम्हारा आफ्टर एक दूसरे के इक्वल करके दिया जाएगा। इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितने का नुकसान हुआ है उतना पैसा मिलेगा। अगर उससे पहले तुम 50 लाख के मालिक थे, उसके बाद भी तुम 50 लाख के मालिक होने चाहिए हो, कंपनी तुम्हें इतना पैसा देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी पर इतना तो देगी। अरे अगर किसी की डेथ हो गई, क्या कंपनी इंसान को जिंदा वापस भेज सकती है? नहीं भेज सकती ना। कंपनी बिफोर आफ्टर इक्वल कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर बाकी प्रिंसिपल्स इस पे लागू होते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है? पहली टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आती है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में देखो क्या होता है, अंडर दिस अमाउंट पेबल विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एट द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड भी तुम्हें पेमेंट मिलेगी, नहीं, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। चाहे तुम कल किसी की डेथ हो जाए, चाहे किसी की 60 साल बाद डेथ हो, पर पैसा तभी मिलेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी, और उसके पीछे जो भी छोड़ के गया होगा अपनी फैमिली का नाम, उसी को पैसा मिलेगा। उसको उस इंसान को खुद को जीते जी पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो होल लाइफ पॉलिसी इसको बोलते हैं। एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? अंडर दिस सम अश्योर्ड इज गिवन इन फुल पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी और डेथ ऑफ द इंश्योर्ड विच एवर इज अर्लियर। एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी सिंपल जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बोली, या तो इंसान की डेथ पे फैमिली को पैसा मिलेगा, या फिर अगर उसने एक सर्टेन एज पूरी कर ली तो तब उसको पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज लाइफ पॉलिसी जो ऑलरेडी हमने बताया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी यूजुअली हस्बैंड वाइफ लेते हैं, या फिर दो फर्म्स के जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स ले लेते हैं कि अगर एक की डेथ हुई दूसरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। एन्युटी पॉलिसी, व्हेन पॉलिसी मनी इज पेएबल मंथली इट इज कॉल्ड, तो ये ऑब्वियसली गलत लिखा हुआ है, अगर मंथली पेमेंट है तो उसको एन्युटी कैसे बोल दोगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है। एन्युटी का देखो मतलब क्या होता है, यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि अगर इंसान की डेथ हो गई, या किसी भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि तुम्हें लॉस हो गया तो लॉस की भरपाई करके दे दी जाएगी उसी टाइम पे। मतलब गाड़ी का 10 लाख का नुकसान हुआ, तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। एक इंसान की डेथ हुई, उसने 50 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी, 50 लाख रुपए तुम्हें दे दिए जाएंगे, वो अलग है। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है ना कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तुम्हें वन टाइम पेमेंट नहीं करती, वो तुम्हें ना इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करती रहती है, वो तुम्हें ना इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करती रहती है, ठीक है। ये क्यों लेते हैं लोग? ताकि एक रिटायरमेंट में जैसे होता है ना कि हर महीने पेंशन आ रही है ना, तो वैसे ही लोग ये वाली पॉलिसी ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई देख, मैं जब तक नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं तब तक तेरे को ना पैसा देता रहूंगा, हर महीने देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र के बाद, हर महीने यू गिव बैक मी द पेमेंट। ऑब्वियसली कुछ एडिशनल अमाउंट के साथ ही होगा, ऐसे थोड़ी कि तुमने आज 10,000 दिए वो कल को 10,000 दे रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली वो कुछ एडिशनल अमाउंट के साथ वो तुम्हें हर महीने पेमेंट करते रहेंगे। ये इसलिए लोग करवाते हैं ताकि हर महीने उनको पेंशन की तरह एक रिटायरमेंट का हर महीने पैसा आता रहे। ऐसा नहीं कि रिटायर हुए एक बार में 2 करोड़ रुपए मिल गए, अब तुम सोच रहे हो 2 करोड़ का क्या करें, ऐसा नहीं। धीरे 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 तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए वो सारा पूरी जिंदगी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, तुम उसको खर्च करो, अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी इसलिए करवाई जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों के बचपन में माँ बाप करवा देते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा, तो बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई उस पैसे से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और पॉलिसीज है, जैसे कि फायर की इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, मेरीन इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप, मतलब कोई भी अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमारे पास हो सकती है, ठीक है। मेजरली हम इसमें से फायर एंड मरीन इंश्योरेंस के बारे में समझ लेते हैं। फायर इंश्योरेंस की क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज caused by a fire during a period of time, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा लॉस फायर की वजह से हो रहा है तो तुम फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, अपने घर की, गाड़ी की, किसी भी चीज की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारी पर्टिकुलर चीज आग लग के खराब होगी तो तुम्हें फायर की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी।
मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर तुम अपना सामान बाय सी शिप की मदद से अगर तुम अपना सामान एक देश से दूसरे देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मरीन इंश्योरेंस उस केस में लिया जाता है। अगर पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है तो मरीन इंश्योरेंस वहां पे आती है। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस के अंदर देखो क्या होता है, बेसिकली मरीन लॉसेस के अगेंस्ट तुम्हें जो है क्या कहते हैं इंश्योरेंस मिलती है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लॉस बाय द मरीन पेरिल्स और पेरिल्स ऑफ द सी। ठीक है, पानी से अगर कोई भी नुकसान हो रहा है उसके अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस मिलती है। इसके अंदर ना मेजरली तुम्हारी 3 इंश्योरेंस आती है, शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। शिप इंश्योरेंस माने तो मान लो एक बहुत बड़ी शिप है, उस शिप के ऊपर तुमने अपना सामान दूसरे देश में भेजा है, ये शिप डूब गई। अगर शिप डूब गई, शिप करोड़ों की होती है, ऐसा थोड़ी कि शिप भाई 50,000 रुपए की थी, लाखों की थी, नहीं भाई, शिप तो करोड़ों की है, अंदर सामान भी करोड़ों का है पर शिप भी तो करोड़ों की है, तो शिप की इंश्योरेंस करवा सकते हो, तो तुम शिप की इंश्योरेंस करवा सकते हो। कार्गो इंश्योरेंस मतलब जो तुमने जो सामान भेजा था, अगर शिप डूबेगी तो शिप का पैसा दो, और शिप के अंदर जो सामान था वो भी तो डूब गया, वो भी तो खत्म, खराब, गया, टाटा बाय बाय, तो सामान की भी इंश्योरेंस कराओ। अच्छा, तीसरी चीज, फ्रेट माने तो भाड़ा, माने तो क्या बोलेंगे इसको, रेंट। ठीक है, तो रेंट जितना भी तुम्हें शिप का तुम्हें पेमेंट करना था वो भी तो डूबेगा। अरे भाई तुम्हारा सामान पहुंचा नहीं, तुम क्या बोलो सामान नहीं पहुंचा पर हाँ शिप का किराया तो मैंने देना था, लो किराया दे देता हूँ, ऐसा थोड़ी तुम करोगे। अरे जब सामान ही नहीं पहुंचा तो शिप का किराया भी नहीं दोगे तुम, और किराया भी ऐसे नहीं होता 100-200 रुपए, किराया भी लाखों में होता है। तो अगर हम सामान पानी के थ्रू भेज रहे हैं, शिप डूबेगी, सामान को लेकर डूबेगी, और जो शिप का किराया था कंपनी का वो भी डूबेगा। तो ऐसे केस में तुम शिप की इंश्योरेंस करवाते हो, शिप के अंदर जो सामान था उसकी इंश्योरेंस करवाते हो, और जो शिप का किराया था किराए की भी इंश्योरेंस करवाई जाती है, क्योंकि जो किराया है वो लाखों में होता है, एंड वो लाखों रुपए अगर तुम्हारे डूबेंगे तो ऑब्वियसली तुम उसकी इंश्योरेंस तो करवाओगे। तो मैरीन इंश्योरेंस में शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस या फिर फ्रेट इंश्योरेंस आती है। ये 3 तरीके की, शिप को हम हल इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके की इंश्योरेंस तुम्हारी यहाँ पर आती है। इसके साथ इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अगली वीडियो में जो 1-2 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स है उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो टाइम स्टैम्प के साथ, आई विल आंसर योर डाउट्स। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट सीखो बिजनेस, कोई भी प्लेलिस्ट कोई भी टॉपिक चैप्टर जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।